आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। सोचिए एक छोटा बिजनेस है, पूरे भारत में सामान बेचता है, कुछ ऑनलाइन सर्विस भी देता है। अब सवाल उठता है भाई टैक्स कहाँ जमा करें। यहीं पर जीएसटी का एक बहुत ही ज़रूरी पहलू सामने आता है, आपूर्ति का स्थान यानी प्लेस ऑफ सप्लाई। और ये जानना इतना ज़रूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि जीएसटी जो है वो एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। मतलब टैक्स उस राज्य को मिलना चाहिए जहां सामान या सर्विस असल में इस्तेमाल या कहें कि कंज्यूम हो रही है। तो ये आपूर्ति का स्थान ही वो चाबी है जिससे तय होता है कि टैक्स आईजीएसटी के रूप में लगेगा या फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी और यूटीजीएसटी के रूप में। बिल्कुल सही कहा आपने। ये आपूर्ति का स्थान और दूसरा आपूर्तिकर्ता का स्थान, मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर। बस इन्हीं दो चीजों से फैसला होता है कि सप्लाई इंट्रास्टेट है यानी राज्य के अंदर, या इंटरस्टेट मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में। और देखिए इसमें गलती ना महंगी पड़ सकती है। अगर गलत टैक्स भर दिया, मान लीजिए आईजीएसटी की जगह सीजीएसटी एसजीएसटी भर दिया, तो पहले सही वाला भरो, फिर गलत वाले का रिफंड क्लेम करो। इसमें क्या है कि एक तो कागजात बढ़ जाते हैं और दूसरा बिजनेस की वर्किंग कैपिटल लटक जाती है। तो ये सही जगह पता होना बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हमारा ध्यान रहेगा भारत के अंदर होने वाले लेन देन पर, जैसा कि आईजीएसटी एक्ट की धारा 10 जो माल यानी गुड्स के लिए है और धारा 12 जो सेवाओं के लिए है उसमें बताया गया है। माल के मामले में तो शायद फिर भी अंदाजा लगाना थोड़ा आसान होता होगा क्योंकि वो दिखता है, उसकी मूवमेंट पता चलती है। पर सेवाओं के साथ तो मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है ना। हाँ बिल्कुल, सेवाएं क्योंकि दिखती नहीं हैं तो उनका स्थान तय करना वाकई मुश्किल हो सकता है। सोचिए कोई सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट दिल्ली में बैठा है, सर्विस दे रहा है मुंबई की कंपनी को, कहाँ मानी जाएगी सप्लाई? या फिर कोई कंपनी है जो पूरे देश में एड कैंपेन चला रही है, टैक्स किस राज्य को दें? तो ऐसे सवालों के जवाब के लिए ना कानून कुछ प्रॉक्सी इस्तेमाल करता है। प्रॉक्सी ये क्या होता है? मतलब कोई अंदाजा लगाने का तरीका? हाँ बिल्कुल, प्रॉक्सी मतलब एक तरह का सूचक या अनुमान। जैसे कि भाई सेवा लेने वाले का पता क्या है, या सेवा असल में इस्तेमाल कहाँ हो रही है, या परफॉर्म कहाँ की जा रही है। कानून देखता है कि कौन सा प्रॉक्सी सबसे ज्यादा लॉजिकल है उस स्थिति के लिए, ताकि टैक्स सही राज्य को पहुंच सके। ठीक है, तो फिर शुरुआत करते हैं माल यानी गुड से। इसके नियम धारा 10 में है। हाँ, धारा 10 ये तब लागू होती है जब माल देश के भीतर ही सप्लाई हो रहा हो, मतलब ना इंपोर्ट हो ना एक्सपोर्ट। अब इसमें सबसे आम स्थिति है जब सप्लाई में माल की मूवमेंट शामिल हो। ये है धारा 10(1)(a). इसमें नियम बहुत सीधा है, जहां डिलीवरी के लिए माल की मूवमेंट खत्म होती है, टर्मिनेट होती है, वही जगह आपूर्ति का स्थान मानी जाएगी। अब माल चाहे सप्लायर भेजे या खरीदार खुद ले जाए या कोई ट्रांसपोर्टर ले जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता। जहां माल पहुंचा वही जगह। अच्छा, उदाहरण के लिए मान लीजिए जयपुर राजस्थान का कोई व्यापारी है, वो जोधपुर राजस्थान के ग्राहक को टीवी भेजता है, तो आपूर्ति का स्थान जोधपुर हुआ क्योंकि दोनों राजस्थान में हैं। सही। और इस पर सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगेगा। लेकिन अगर वही व्यापारी टीवी लखनऊ उत्तर प्रदेश भेजता है तो फिर आपूर्ति का स्थान लखनऊ होगा। और क्योंकि सप्लायर राजस्थान में है और सप्लाई का स्थान उत्तर प्रदेश में, तो ये इंटरस्टेट सप्लाई हुई और इस पर आईजीएसटी लगेगा। समझ गई। अब एक और स्थिति आती है, बिल टू शिप टू, धारा 10(1)(b). इसमें तो 3 लोग होते हैं शायद। हाँ, ये थोड़ी दिलचस्प है। इसमें 3 पार्टियां होती हैं। मान लीजिए दिल्ली की कंपनी ए है, मुंबई की कंपनी बी ने उसे ऑर्डर दिया कि भाई कुछ माल सीधा बेंगलोर में हमारे ग्राहक सी को भेज दो। तो ए ने माल सीधा सी को भेज दिया, पर बिल भेजा बी को। ओके, बिल बी को, माल सी को। तो इसमें सप्लाई का स्थान क्या होगा? देखिए यहाँ कानूनन 2 सप्लाई हो रही हैं। पहली है ए से बी। कानून ये मानता है कि ये जो पहली सप्लाई है ना, ये बी को हुई है, तो इसका आपूर्ति का स्थान बी का जो मुख्य व्यवसाय स्थल है यानी मुंबई, वो माना जाएगा। अच्छा, भले ही माल बेंगलोर गया हो। हाँ, भले ही माल बेंगलोर गया हो, पहली सप्लाई का स्थान मुंबई। अब दूसरी सप्लाई है बी से सी। उसका क्या? उसके लिए वो पहला वाला नियम 10(1)(a) लागू होगा। माल की मूवमेंट कहाँ खत्म हुई? बेंगलोर में। तो बी से सी की जो सप्लाई है उसका स्थान बेंगलोर माना जाएगा। ये इसलिए ताकि टैक्स का सही बंटवारा हो सके। ये क्लियर हुआ। अच्छा, अब अगर सप्लाई में माल की कोई मूवमेंट ही ना हो, धारा N1(c), जैसे फैक्ट्री में कोई पुरानी मशीन रखी है, वहीं के वहीं बेच दी, तो नियम और भी आसान है। डिलीवरी के टाइम पर माल जहां है
वही जगह आपूर्ति का स्थान, मतलब उस फैक्ट्री का पता। सिंपल। एक नया नियम भी आया था अपंजीकृत खरीदारों के लिए, 10(1) इसमें क्या खास बात है? हाँ, ये खासकर उन स्थितियों के लिए महत्वपूर्ण है जहां खरीदार रजिस्टर्ड नहीं है, जैसे रिटेल सेल या ऑनलाइन शॉपिंग। नियम ये कहता है कि अगर खरीदार का पता इनवॉइस पर लिखा है और सिर्फ राज्य का नाम भी काफी है, तो वही पता आपूर्ति का स्थान होगा। और अगर पता नहीं लिखा है तो फिर सप्लायर का जो स्थान है वही आपूर्ति का स्थान मान लिया जाएगा। तो मान लीजिए मैं दिल्ली में रहती हूँ, रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मैंने किसी ऑनलाइन स्टोर से फोन खरीदा, बिलिंग पता दिल्ली का दिया, लेकिन डिलीवरी मंगवाई नोएडा यूपी में। अब क्या होगा? देखिए, नियम तो कहता है कि अगर प्राप्तकर्ता का पता इनवॉइस पर है तो वो पॉस होगा। पर ऐसी स्थिति में ना, जहां बिलिंग और शिपिंग अलग-अलग हैं, सप्लायर के लिए सबसे सेफ यही रहता है कि वो डिलीवरी का पता ही ग्राहक के पते की तरह इनवॉइस पे मेंशन करें। अगर नोएडा का पता इनवॉइस पर है तो आपूर्ति का स्थान नोएडा यूपी होगा और IGST लगेगा। ठीक है, समझ गई। अच्छा, अगर माल को कहीं ले जाकर इंस्टॉल या असेंबल करना हो, जैसे फैक्ट्री में मशीन लगाना, धारा 10(1)(d), तो आपूर्ति का स्थान वो जगह होगी जहां इंस्टॉलेशन या असेंबली हो रही है। माल कहाँ से आया ये जरूरी नहीं, जहां वो लग रहा है, फिट हो रहा है, वही जगह पॉस है। और माल के लिए आखिरी नियम, अगर यात्रा के दौरान किसी गाड़ी मतलब ट्रेन या प्लेन में माल बेचा जाए, धारा 10(1)(e). हाँ, जैसे ट्रेन में खाना पीना या मैगजीन वगैरह बिकती हैं। इस केस में आपूर्ति का स्थान वो जगह मानी जाएगी जहां उस सामान को गाड़ी पर चढ़ाया गया था, मतलब टेकन ऑन बोर्ड किया गया था। अच्छा, तो अगर कोई वेंडर मुंबई से ट्रेन में सामान लेकर चढ़ता है और उसे गुजरात पहुंचने से पहले बेच देता है, तो आपूर्ति का स्थान मुंबई माना जाएगा। बिल्कुल सही। तो ये तो हो गए माल से जुड़े नियम। अब आते हैं सेवाओं पर, धारा 12। और जैसा हमने शुरू में कहा था, ये मामला थोड़ा ज्यादा पेचीदा हो सकता है। हाँ, क्योंकि सेवाएं दिखती नहीं है। हाँ, तो धारा 12 कब लगती है? धारा 12 तब लगती है जब सर्विस देने वाला और लेने वाला दोनों भारत में ही हो। अब इसमें एक है जनरल रूल, यानी सामान्य नियम, और फिर कुछ खास किस्म की सेवाओं के लिए स्पेसिफिक रूल्स, यानी विशेष नियम है। तो पहले सामान्य नियम, धारा 12(2) की बात करते हैं। ये कब लगता है? ये तब लगता है जब कोई सर्विस उन खास कैटेगरीज में नहीं आती जिनका जिक्र आगे सब सेक्शन 3 से 14 में किया गया है। अब ये जनरल रूल भी ना B2B और B2C के लिए अलग है। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस और B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर। तो अगर सर्विस लेने वाला रजिस्टर्ड है B2B, तो आपूर्ति का स्थान हमेशा उस रजिस्टर्ड व्यक्ति का स्थान होगा, सीधा सीधा। अगर सर्विस लेने वाला रजिस्टर्ड नहीं है B2C, अगर सर्विस लेने वाला रजिस्टर्ड नहीं है B2C, तो देखना पड़ेगा कि उसका पता सप्लायर के रिकॉर्ड में है या नहीं। अगर पता है तो प्राप्तकर्ता का स्थान ही POS होगा। अगर सर्विस लेने वाला रजिस्टर्ड नहीं है B2C, लेकिन अगर सप्लायर के पास उसका पता नहीं है, तो फिर सप्लायर का अपना स्थान ही आपूर्ति का स्थान माना जाएगा। यानी B2B में हमेशा रिसीवर का लोकेशन, B2C में अगर पता है तो रिसीवर का लोकेशन, वरना सप्लायर का लोकेशन। ये सामान्य नियम तो फिर काफी सारी सेवाओं पर लागू होता होगा। हाँ बिल्कुल, जैसे कि कंसल्टेंसी सेवाएं हैं, या कोई रिपेयर सर्विस है जो किसी खास जगह से नहीं जुड़ी, या विज्ञापन सेवाएं, सरकार वाली छोड़कर, और भी कई प्रोफेशनल सर्विसेज इसी जनरल रूल में आ सकती हैं, अगर उनके लिए कोई स्पेसिफिक रूल ना बना। चलिए अब कुछ स्पेसिफिक रूल्स देखते हैं। सबसे पहले अचल संपत्ति यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी से जुड़ी सेवाएं, धारा 12(3). इसमें क्या क्या आता है? इसमें काफी कुछ है, जैसे आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर, सर्वेयर, रियल एस्टेट एजेंट की सेवाएं, फिर होटल में ठहरना या शादी वगैरह के लिए कोई जगह किराए पर लेना, यहाँ तक कि हाउस बोट में रहने का अधिकार भी इसी में आता है। और इनके लिए आपूर्ति का स्थान क्या होगा? नियम बहुत सीधा है, जहां वो प्रॉपर्टी या नाव या जहाज स्थित है या जहां उसे बनाने का इरादा है, वहीं आपूर्ति का स्थान होगा। मतलब अगर आप मुंबई के होटल में रुकते हैं तो POS मुंबई होगा, भले ही आप दिल्ली के रहने वाले हों। लेकिन अगर प्रॉपर्टी भारत के बाहर हो तो मान लीजिए कोई भारतीय आर्किटेक्ट दुबई में बन रहे किसी प्रोजेक्ट के लिए सर्विस दे रहा है। हाँ, ये अच्छा सवाल है। अगर प्रॉपर्टी भारत के बाहर है तो नियम उलट जाता है। तब आपूर्ति का स्थान भारत में जो सर्विस लेने वाला है उसका स्थान माना जाएगा, यानी उस आर्किटेक्ट के भारतीय क्लाइंट का स्थान। और अगर प्रॉपर्टी एक से ज्यादा राज्यों में फैली हो, जैसे कोई हाईवे बन रहा हो या किसी होटल चेन को सर्विस दी जा रही हो, तो ये माना जाएगा कि सर्विस हर उस राज्य में दी गई है जहां जहां वो प्रॉपर्टी फैली हुई है, और जो सर्विस की वैल्यू है वो राज्यों के बीच बांटी जाएगी। कैसे?
या तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से या फिर कुछ तय नियम हैं उनके हिसाब से, जैसे होटल के मामले में हर राज्य में कितनी रातें रुकी या कंस्ट्रक्शन में एरिया कितना है वगैरह। ठीक है। अब कुछ ऐसी सेवाएं जहां हम पर्सनली जाकर सर्विस लेते हैं, रेस्टोरेंट, केटरिंग, ब्यूटी पार्लर, जिम, हेल्थ सर्विस, धारा 12(4). हाँ, जैसे रेस्टोरेंट में खाना, जिम की मेंबरशिप, ब्यूटी ट्रीटमेंट या कोई कॉस्मेटिक सर्जरी, इनके लिए आपूर्ति का स्थान बहुत ही लॉजिकल है जहां ये सेवाएं असल में परफॉर्म की जाती हैं। आप कहाँ रहते हैं इससे कोई मतलब नहीं। अब बात करते हैं ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल सेवाओं की, धारा 12(5). इसका नियम क्या है? क्या ये भी वही होता है जहाँ ट्रेनिंग होती है? इसमें थोड़ा फर्क है। ये डिपेंड करता है कि सर्विस लेने वाला रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर लेने वाला रजिस्टर्ड है B2B, तो आपूर्ति का स्थान उस रजिस्टर्ड पार्टी का लोकेशन होगा, चाहे ट्रेनिंग दिल्ली में हो और कंपनी बेंगलोर की हो, पॉस बेंगलोर होगा। लेकिन अगर लेने वाला रजिस्टर्ड नहीं है, B2C, तब आपूर्ति का स्थान वो होगा जहां ट्रेनिंग असल में दी जा रही है। अच्छा, मतलब कंपनी अपने एम्प्लॉइज के लिए ट्रेनिंग कराए, B2B, तो कंपनी का रजिस्टर्ड पता पॉस होगा। पर अगर मैं खुद से कोई वर्कशॉप अटेंड करने जाऊं, B2C, तो जहां वर्कशॉप हो रही है वो जगह पॉस होगी। बिल्कुल सही। अब आते हैं किसी इवेंट में एडमिशन पर, धारा 12(6), जैसे कॉन्सर्ट, मैच, एग्जीबिशन या अम्यूजमेंट पार्क की टिकट। इसका स्थान तो वही होना चाहिए जहां इवेंट हो रहा है या पार्क है। एकदम सही। जहां इवेंट होता है या पार्क स्थित है, वही आपूर्ति का स्थान। लेकिन इवेंट में एडमिशन लेना अलग बात है और इवेंट का आयोजन करना अलग, धारा 12(7), जैसे इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की सर्विस या किसी इवेंट की स्पॉन्सरशिप। हाँ, ये आयोजन यानी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है। यहां फिर से वो B2B, B2C वाला फंडा काम करता है। B2B रजिस्टर्ड रिसीवर, तो रिसीवर का स्थान। B2C अनरजिस्टर्ड रिसीवर, तो जहां इवेंट हो रहा है वो स्थान। हाँ, अगर इवेंट भारत के बाहर हो तो फिर रिसीवर का स्थान। B2C अनरजिस्टर्ड रिसीवर, और अगर इवेंट कई राज्यों में हो रहा हो और रिसीवर अनरजिस्टर्ड हो तो POS हर राज्य में माना जाएगा और वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट या फिर GAP के हिसाब से बांटी जाएगी। अब ट्रांसपोर्टेशन सेवाओं की बात करते हैं। पहले माल का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, जिसमें कुरियर, डाक वगैरह भी आ गए, धारा 12(8). यहां भी वही B2B, B2C लॉजिक है। B2B रजिस्टर्ड रिसीवर, रिसीवर का स्थान। B2C अनरजिस्टर्ड रिसीवर, वो जगह जहां माल ट्रांसपोर्ट के लिए दिया जाता है, मतलब हैंडओवर किया जाता है। और यात्रियों के परिवहन के लिए, धारा 12(9), बस, ट्रेन, प्लेन। पैटर्न वही है। B2B रजिस्टर्ड रिसीवर, रिसीवर का स्थान। B2C अनरजिस्टर्ड रिसीवर, वो जगह जहां यात्री अपनी कंटिन्यूअस जर्नी के लिए गाड़ी पर चढ़ता है यानी एम्बार्क करता है। B2C अनरजिस्टर्ड रिसीवर, और हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि वापसी यात्रा, रिटर्न जर्नी को एक अलग यात्रा माना जाता है, भले ही टिकट एक साथ बुक हुआ हो। अच्छा, मतलब अगर दिल्ली मुंबई दिल्ली की फ्लाइट टिकट है और मैं अनरजिस्टर्ड हूं, तो दिल्ली मुंबई वाली यात्रा का पॉस दिल्ली होगा और मुंबई दिल्ली वापसी का पॉस मुंबई होगा। परफेक्ट। अब एक और स्थिति, यात्रा के दौरान गाड़ी पर दी गई सेवाएं, धारा 12(10), जैसे प्लेन में मूवी देखना या वाईफाई यूज करना। इसका स्थान क्या होगा? क्या ये वैसा ही है जैसा गाड़ी में माल बेचने के लिए था, धारा 10(1)(e)? नहीं, ये उससे अलग है। देखिए, माल के लिए पॉस वो जगह थी जहां माल गाड़ी पर चढ़ाया गया था, लेकिन सेवाओं के लिए पॉस उस गाड़ी का यात्रा के लिए जो पहला निर्धारित प्रस्थान बिंदु है, मतलब फर्स्ट स्केड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर, वो होता है। तो अगर दिल्ली से मुंबई जाने वाली फ्लाइट है तो उस पर दी गई सेवाओं का पॉज दिल्ली होगा। ये अंतर ध्यान रखना होगा। अब आते हैं दूरसंचार सेवाओं पर, धारा 12(11). फोन, इंटरनेट, DTH वगैरह, ये तो आजकल बहुत ही कॉमन है और इनके नियम काफी सारे लग रहे हैं। हाँ, ये थोड़ा डिटेल्ड है क्योंकि इसमें कई तरह की सर्विसेज हैं। मोटी मोटी बातें ये हैं, फिक्स्ड लाइन, लीज सर्किट, केबल, डिश एंटेना। इनके लिए POS वो जगह है जहां ये इंस्टॉल है। पोस्टपेड मोबाइल इंटरनेट, इसके लिए रिसीवर का पता जो सप्लायर के रिकॉर्ड में है, अगर पता नहीं है तो सप्लायर का स्थान। प्रीपेड मोबाइल इंटरनेट DTH, इसमें कई बातें हैं। अगर किसी एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए बेचा गया तो उस एजेंट का पता। अगर सीधे ग्राहक को बेचा, जैसे वाउचर, जहां पेमेंट मिली या वाउचर बिका। अगर ऑनलाइन ई-पेमेंट से रिचार्ज हुआ तो ग्राहक का पता सप्लायर के रिकॉर्ड वाला। बाकी मामलों में फिर वही, रिसीवर का पता ना हो तो सप्लायर का स्थान।
बाप रे, ये तो वाकई काफी विस्तृत है। टेलीकॉम कंपनियों को तो बहुत ध्यान रखना पड़ता होगा इन सब का। बिल्कुल, खासकर प्रीपेड में जहां अक्सर ग्राहक का पक्का पता नहीं होता और लीज सर्किट अगर कई राज्यों में है तो उसकी वैल्यू भी बांटनी पड़ती है। चलिए जल्दी से बाकी कुछ देख लेते हैं। बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज, स्टॉक ब्रोकिंग समेत धारा 12(12), बैंक चार्जेस या ब्रोकरेज का पॉज। इसमें पॉस होता है सर्विस लेने वाले का स्थान, जैसा सप्लायर, बैंक या ब्रोकर के रिकॉर्ड में है। हाँ, अगर लेने वाले का कोई पता रिकॉर्ड में नहीं है, जैसे कोई नॉन कस्टमर आकर डीडी बनवाए, तो सप्लायर का स्थान पॉस माना जाएगा। बीमा सेवाओं, धारा 12(13) के लिए क्या है? ये भी काफी सीधा है। B2B रजिस्टर्ड रिसीवर, रिसीवर का स्थान। B2C अनरजिस्टर्ड रिसीवर, रिसीवर का स्थान, जैसा बीमा कंपनी के रिकॉर्ड में है। और आखिरी विशेष नियम, सरकार को दी जाने वाली विज्ञापन सेवाएं, धारा 12(14). हाँ, अगर केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी सरकारी संस्था को एड सर्विस दी जाती है, तो पॉस हर वो राज्य यूटी माना जाएगा जहां वो एड दिखाया या फैलाया जा रहा है, और इसकी वैल्यू भी अलग अलग राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट या तय नियमों के हिसाब से बांटी जाएगी, जैसे टीवी के लिए व्यूअरशिप, अखबार के लिए सर्कुलेशन वगैरह। तो ये थे माल, धारा 10, और सेवाओं, धारा 12 के लिए आपूर्ति के स्थान के नियम। अब एक बार संक्षेप में ये बता दीजिए कि इन नियमों से ये कैसे तय होता है कि सप्लाई इंटरस्टेट है या इंट्रास्टेट। बहुत आसान है। एक बार हमने धारा 10 या 12 लगाकर आपूर्ति का स्थान पीओएस पता कर लिया, तो बस उसकी तुलना आपूर्तिकर्ता के स्थान एलओएस से करनी है। अगर एलओएस और पीओएस दो अलग अलग राज्यों में हैं, या दो अलग अलग यूटीज में हैं, या एक राज्य और एक यूटी में है, तो ये हो गई इंटरस्टेट सप्लाई, धारा 7, और इस पर लगेगा आईजीएसटी। और अगर एलओएस और पीओएस एक ही राज्य या एक ही यूटी में है, तो ये है इंट्रास्टेट सप्लाई, धारा 8, और इस पर लगेगा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, यूटीजीएसटी। और हाँ, एक चीज और याद रखनी है, डिस्टिंक्ट पर्सन्स का कॉन्सेप्ट। मतलब एक ही कंपनी के अगर अलग अलग राज्यों में जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, तो उन्हें कानून अलग अलग व्यक्ति मानता है। उनके बीच अगर माल या सेवा का लेन देन होता है, तो उस पर भी जीएसटी लगता है, और पीओएस के नियम वैसे ही लागू होते हैं। एक आखिरी सवाल, अरे सप्लाई भारत के समुद्री क्षेत्र में, मतलब टेरिटोरियल वाटर्स में, तट से 12 नॉटिकल मील तक हो रही हो, तो धारा 9। तो नियम यह है कि सप्लायर का स्थान या सप्लाई का स्थान जो भी उस समुद्री क्षेत्र में है, उसे सबसे पास वाली तटरेखा के राज्य या यूटी में माना जाएगा। तो कुल मिलाकर हमने आज देखा कि ये आपूर्ति का स्थान तय करना कितना कितना महत्वपूर्ण है। यही वो कंपास है जो बताता है कि जीएसटी का पैसा किस सरकार की तिजोरी में जाना चाहिए। बिल्कुल, हमने माल के लिए धारा 10 के अलग अलग नियम देखे, मूवमेंट वाला, बिल टू शिप टू, इंस्टॉलेशन वगैरह, और फिर सेवाओं के लिए धारा 12 का सामान्य नियम और कई विशिष्ट सेवाओं के नियम समझे, जहां ये B2B और B2C का फर्क अक्सर बहुत मायने रखता है। ये नियम काफी डिटेल्ड हैं, खासकर सेवाओं वाले। आपको क्या लगता है, जैसे जैसे डिजिटल सेवाएं बढ़ रही हैं, रिमोट वर्किंग आम हो रही है, बिजनेस के नए नए मॉडल आ रहे हैं, क्या भविष्य में इन नियमों में और स्पष्टता या बदलाव देखने को मिल सकते हैं? ये बहुत ही जरूरी सवाल उठाया आपने। देखिए, टेक्नोलॉजी तो रोकने वाली है नहीं। क्लाउड कंप्यूटिंग है, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, गिग इकोनॉमी है, ये सब बिजनेस करने के तरीके बदल रहे हैं। अब सेवाओं की प्रकृति ऐसी हो गई है कि उनका उपयोग कहाँ हो रहा है, ये तय करना और भी मुश्किल होता जा रहा है। तो हाँ, बिल्कुल, कानून को इन नई हकीकतों के साथ कदम मिलाना ही पड़ेगा। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि भविष्य में नियम कैसे बदलते हैं, ताकि जीएसटी का जो मूल सिद्धांत है कि ये डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है, वो मजबूती से लागू रह सके। इस बहुत ही जानकारी भरी और व्यवहारिक चर्चा के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को आपूर्ति के स्थान की इस पहेली को समझने में काफी मदद मिली होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।